Good morning, everyone. Myself, Neha Jarayal, Assistant Professor at Modern Group of Colleges. So, as I'm teaching you managerial economics, after the introduction part, I am now going to detail you about the fundamental concepts of the syllabus. So, let's start. There are four main topics under this. First one is incremental reasoning, second one is opportunity cost, third one is production possibility curve, and last one is scarcity concepts. So we will discuss all these concepts one by one. Let's start with the first, that is incremental reasoning. As the name is suggesting, बेटा incremental word किससे मिलके बना है? increase शब्द से मिलके बना है. तो the two basic concepts in this incremental analysis are incremental cost and incremental revenue. So इसके अंदर क्या है? दो basic concepts हैं, incremental cost plus incremental revenue. एज़ अ बिजनेसमैन और एज अ मैनेजर जब भी आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं तो उसमें मेन इम्पॉर्टेंट रोल किसका होता है? इंक्रीमेंटल रीजनिंग का. क्योंकि हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं बिज़नेस प्रॉफिट मोटिव के लिए. तो जनरली हम जब बिज़नेस में डिसीजंस लेते हैं तो हमको प्रॉफिट को ऑलवेज़ ध्यान में रखना होता है. तो उसके लिए हमको इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल या फिर इंक्रीमेंटल रीजनिंग को ऑलवेज़ माइंड में रखना पड़ता है. देन उसी बेसिस के हम लोग डिसीजंस लेते हैं. अब देखो ये दो पार्ट से मिलके बना है इंक्रीमेंटल कॉस्ट प्लस इंक्रीमेंटल रेवेन्यू. अब देखो इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या है, इसको डेफिनेशन इसकी देखें. इंक्रीमेंटल कॉस्ट में बी डिफाइन एज द चेंज इन टोटल कॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट और इन्वेस्टमेंट. जनरली ये कौन सी कॉस्ट है? इंक्रीमेंटल कॉस्ट मीन्स इंक्रीज़ हुआ है कॉस्ट में. और कॉस्ट में इंक्रीज़ किस लिए हुआ है? क्योंकि हमारे आउटपुट में हमने चेंज किया है. आउटपुट में अगर हमने इंक्रीज़ किया है तो ऑटोमेटिकली हमारी कॉस्ट में भी चेंज आता है. कैसे? एक इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं. सपोज़ मेरा बिज़नेस है, मैं पेन्स बनाती हूँ, ठीक है, पेन्स बनाने वाली फैक्ट्री है मेरे पास. तो जनरली मैं एक दिन में 1000 पेन बनाती हूँ, ठीक है. 1000 पेन बना रही हूँ तब मेरी कॉस्ट अलग थी, ठीक है. सपोज़ करो मैं एक पेन को बनाने में मेरे को 10 रुपये लग रहे हैं, तो अगर मैं 1000 पेन बना रही हूँ तो 10,000 की मेरे को कॉस्ट एक दिन में आ रही है. ऑल राइट. बट अगर मैं अपनी प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज़ करती हूँ, 1000 से 2000 करना चाहती हूँ अपनी प्रोडक्शन लेवल, तो उसमें क्या चेंज आएगा? मेरी कॉस्ट में भी चेंज आएगा. वही चेंज मेरी कॉस्ट में भी आएगा. 2000 अगर मैं एक दिन में पेन बना रही हूँ मल्टीप्लाई बाय 10 तो 20,000 कॉस्ट मेरी इंक्रीज़ होगी एक दिन में. सो ये चीज़ है इंक्रीमेंटल कॉस्ट. नेक्स्ट इज़ इंक्रीमेंटल रेवेन्यू. अब ये भी सेम ही है, सेम ही कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलता है कि जैसे हम अपनी चेंज लेके आते हैं आउटपुट में वैसे ही चेंज आ जाता है हमारी रेवेन्यू में या फिर हमारी प्राइस में, ठीक है. तो दैट इज़ इंक्रीमेंटल रेवेन्यू. तो जर्नली इसका यूज़ कहाँ पे होता है? अब देखिए, use of incremental reasoning. While taking a decision, a manager always determines the worthwhileness of a decision on the basis of criteria that the incremental revenue should exceed incremental कॉस्ट. अब देखो हम बिज़नेस जनरली करते हैं तो किस पर्पस के लिए करते हैं? प्रॉफिट मोटिव के लिए. हमारा मेन टारगेट बिज़नेस के अंदर यही होता है कि हमको कम से कम कॉस्ट पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे रेवेन्यूज़ हो. तो जनरली जब मैनेजर कोई भी डिसीजन लेता है तो उसका मेन फोकस और मेन टारगेट यही होता है उसकी जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है वो ऑलवेज ज़्यादा हो कंपैरिजन टू उसके इंक्रीमेंटल कॉस्ट. अगर उसकी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गई तो उस केस में उसको क्या आ रहे हैं? लॉसेस. इट मीन्स उसका बिजनेस ऑपरेशन सही तरीके से नहीं चल रहा है, ठीक है. सो दिस इज़ इंक्रीमेंटल रीजनिंग. लेट्स मूव टू नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेटा ये भी इम्पॉर्टेंट टर्म है, आपको इस पे शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में जनरली पूछे जाते हैं. एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन देखो. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देयरफॉर रिप्रेजेंट्स द बेनिफिट ऑफ अ रेवेन्यू फॉरगॉन बाय परसुइंग वन कोर्स ऑफ एक्शन रेदर देन अनदर. जनरली बेटा हम जब भी बिज़नेस करते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑप्शंस होते हैं उस काम को करने के.
तो जनरली हमारे पास सपोज़ 3 ऑप्शन है, 3 में से अगर हमने एक ऑप्शन चूज़ करना है तो एक कर लिया, जो बाकी हमने जो 2 छोड़ दिए हैं उसके ऊपर जो हमको बेनिफिट आने थे उस बेनिफिट को या उन तरीके के बेनिफिट्स को हम लोग क्या काउंट करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर दैट पर्सन। ठीक है, अब इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द फंड्स एम्प्लॉयड इन वंस ऑन बिजनेस इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट which could have been earned had these funds been invested in the next best channel of investment। ओके, अब देखो इसके अंदर इसमें हम एक अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं थ्रू दिस कि जनरली सपोज़ करो मैं अगर बिज़नेस करती हूँ, मेरी अपनी भी फर्म है और मेरे पास पैसा था, अभी मैंने क्या किया, अगर तो मैंने पैसे को अपनी ही फर्म में इन्वेस्ट कर दिया तो इट मीन्स मेरी उस केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरी ये होगी कि मैंने अपनी फर्म में इन्वेस्ट कर दिया बट मेरे पास और भी ऑप्शंस थे, मैं उनको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकती थी, मैं उनको स्टॉक मार्केट में कहीं पे भी शेयर्स पे स्टॉक्स पे इन्वेस्ट कर सकती थी और उससे मेरे को बहुत अच्छे फ़ायदे और बेनिफिट्स होने थे, बट मैंने उन बेनिफिट्स को फॉरगन कर दिया, उनको छोड़ के मैंने अपने बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट की। इस चीज़ को, इस कंसेप्ट को हम लोग क्या काउंट कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर? सो नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हमारे पास बेटा 2 तरीके की कॉस्ट होती हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये कॉस्ट आप आगे भी पढ़ने वाले हो। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, जनरली दीज आर द टाइप्स ऑफ कॉस्ट which are recognized in the accounts। accounts means books of the accounts। जब हम बिज़नेस करते हैं तो हमारे बिज़नेस की हर ट्रांजैक्शन अकाउंट बुक्स में रिकॉर्ड होती हैं, तो ये वो तरीके की कॉस्ट हैं, वो तरीके के खर्चे हैं हम लोगों को जो कि जनरली बिज़नेस की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है पेमेंट ऑफ लेबर, पेमेंट ऑफ वेजेस और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, तो ये सारे खर्चे हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं, दैट इज़ एक्सप्लिसिट कॉस्ट। नेक्स्ट इज़ इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम इम्प्यूटेड कॉस्ट भी कह सकते हैं। जनरली ये वो तरीके की कॉस्ट है जो हम जनरली सेक्रीफाइस कर देते हैं और ना ही ये हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होती है। क्लियर? पहली वाली कॉस्ट जो एक्सप्लिसिट है वो बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है बट ये वाली कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती। इस पे वही एग्जांपल सेम जो मैंने अभी पीछे दिया है कि अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने अपने ही बिज़नेस को सप्लाई कर दी, इट मीन्स मैंने वो कॉस्ट अपनी जो मेरे को उस पर आनी थी वो सारी मैंने उस पर जो बेनिफिट्स मेरे को कहीं और इन्वेस्ट करके आते वो मैंने छोड़ दिए। ठीक है, तो इस तरीके की कॉस्ट को मैं किस में काउंट करूँगी, इम्प्लिसिट कॉस्ट में। सो नेक्स्ट द थर्ड वन इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को बेटा हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम पीपीएफ कर्व्स भी बोलते हैं। तो देखो इसकी डेफिनेशन, अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर शोज द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स और सर्विसेज वेयर एन इकोनॉमी कैन अचीव व्हेन ऑल द रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड। तो जनरली हम जब बिज़नेस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं या ऑपरेशंस की जनरली एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसमें हमको क्या करना होता है, सारे रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से फुली यूटिलाइज़ करना होता है और मैक्सिमम लेवल तक अपनी आउटपुट को लेके जाना होता है कि जितने हमको रिसोर्सेज मिल रहे हैं उनकी अच्छे तरीके से यूज़ करके फिर ही हमने प्रोडक्शन करनी होती है और मैक्सिमम लेवल की करनी होती है। तो उस चीज़ को, उस ग्राफ को जो ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब आगे आप इसका डायग्राम देख सकते हैं, जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का। देखो बेटा ये ग्राफ है, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, 2 एक्सिस है हमारे पास, आउटपुट ऑफ शुगर एंड आउटपुट ऑफ पिज़्ज़ा। सो हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन से देखेंगे कि इन दोनों चीज़ों को बनाने में हमको जितने भी रिसोर्सेज लगे हैं उनका जो हमने यूज़ है एफिशिएंटली किया है या नहीं। अब देखो ये जो एक
शो हो रही है हमारे यहाँ पे एक कर्व शेप में इनवर्ड को जो लाइन शो हो रही है, जिसके ऊपर पॉइंट्स हैं ए, बी एंड सी। एज द ग्रीन बॉक्स, इसमें चेक करो, ग्रीन बॉक्स में लिखा है ए, बी एंड सी आर द एफिशिएंट आउटपुट कॉम्बिनेशन लाइंग ऑन दी पीपीएफ कर्व। और ये हमारा कर्व क्या है, पीपीएफ कर्व है। और ये जो तीनों पॉइंट्स ए, बी एंड सी ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो भी हमारी आउटपुट है वो मैक्सिमम लेवल की हुई है। जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल थे उनका यूज़ हमने अच्छे से किया है एंड मैक्सिमम लेवल की प्रोडक्शन की है। अब देखो दैट रेड कलर बॉक्स डी एंड ई, ये इनएफिशिएंट कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर हमने, हमारे पास रिसोर्सेज तो अवेलेबल थे पर हमने उनका जो यूटिलाइजेशन है वो एफिशिएंट तरीके से नहीं किया है, इसलिए वो रेड बॉक्स में, रेड जोन में आ रहे हैं। ठीक है। एंड दी वन मोर पॉइंट इज़ एफ पॉइंट, ये ब्लू बॉक्स में इसका मेंशन है, एफ इज़ एन आउटपुट कॉम्बिनेशन येट इज़ नॉट अवेलेबल। एफ को अभी तक हमने अचीव नहीं किया है, उसको हम अचीव करने वाले हैं विद इन सम टाइम पीरियड, और रिसोर्सेज उसमें इन्वेस्ट करके हम उसको भी अचीवेबल कर सकते हैं और उसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर लेके आ सकते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट एंड द लास्ट कंसेप्ट इज स्कार्सिटी कंसेप्ट। स्कार्सिटी वर्ड आपने सुना भी होगा पहले, एज वर्ड का मतलब क्या है, शॉर्टेज। तो आपको पता है हम हमारा जो होल एनवायरनमेंट है, हमारी सराउंडिंग है, इवन हमारी जो मदर अर्थ है, वो किसी ना किसी प्रॉब्लम से ऑलवेज घिरी रहती है। और हमारे पास इस टाइम पे एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोगों के पास सबसे ज़्यादा जो मेन प्रॉब्लम है इस टाइम पे, ग्लोबल इशू है, दैट इज़ शॉर्टेज और स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि एज ह्यूमंस की जो वांट्स हैं, जो नीड्स हैं, वो लिमिटलेस है। डे बाय डे ह्यूमन की नीड्स बढ़ती जाती है, वांट्स बढ़ती जा रही हैं, एंड उनको मीट करने के लिए हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है हम उसका उतना ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। सम टाइम एफिशिएंटली करते हैं, सम टाइम इनएफिशिएंटली करते हैं, बट रिसोर्सेज क्या है, लिमिट है हमारे पास, वो डे बाय डे इंक्रीज़ नहीं होने वाले। ठीक है। तो वो क्या हो रहे हैं, शॉर्टेज उनकी होती जा रही है हमारे पास। तो एज अ बिजनेसमैन हम लोग जब बिज़नेस करते हैं तब भी हम लोगों को रिसोर्सेज को किस तरीके से एफिशिएंटली यूज़ करना है वो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। अब देखो डेफिनेशन क्या है, स्कार्सिटी रेफर्स टू द बिग बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, द गैप बिटवीन लिमिटेड, that is scarce resources, and theoretically limitless wants. The situation require people to make decisions about how to allocate resources efficiently in order to satisfy basic needs and as many additional wants as possible. तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम रिसोर्सेज का जो यूज़ है या उनकी जो एलोकेशन है बिल्कुल एफिशिएंटली वे से करते हैं, सो दैट हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, वांट्स हैं, उनको हम पूरा कर पाएँ, एज देयर इज़ अ बिग गैप बिटवीन द स्केर्स रिसोर्सेज एंड द लिमिटलेस वांट्स ऑफ द ह्यूमंस। तो हमको इस गैप को ब्रिज करके, मेंटेन करके रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन करनी पड़ती है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल्स हम स्कार्सिटी के ले सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ दी लैंड, अ शॉर्टेज ऑफ फर्टाइल लैंड फॉर द पॉपुलेशन टू ग्रो फूड। तो ये आपको पता ही है, लैंड की शॉर्टेज तो है हमारे पास। इसमें उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, द डिज़र्टिफिकेशन ऑफ द सहारा is causing a decline in the land useful for farming in sub-Saharan African countries। अब देखो ये सहारा डेजर्ट का एक एग्जांपल है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये अफ्रीकन सहारा डेजर्ट जिन अफ्रीकन कंट्रीज़ में पाया जाता है, उसमें क्या हो रहा है, वो जो डेजर्ट है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होता जा रहा है और वहाँ की जो फर्टाइल लैंड है वो डे बाय डे कम होती जा रही है। तो उसके कारण वहाँ के जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि खाना कैसे उगाएं, खाने की ग्रोइंग कैसे करें, फूड कैसे ग्रो करें, बिकॉज वहाँ पे फर्टाइल लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं है। सो दिस इज़ द बिग प्रॉब्लम फॉर देम। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इज़ वाटर स्कार्सिटी। अब ये तो आपको पता ही है वाटर स्कार्सिटी कि आपको बचपन से आप हर टाइम यही सीखते आ रहे हो और आपको पता है कि पानी की शॉर्टेज है, जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है उसका लेवल बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है हमारी अर्थ में। तो
तो जैसे जैसे वो डिक्रीज़ होता जा रहा है धीरे धीरे हमारे पास इस रिसोर्स की शॉर्टेज होती जा रही है। तो इसीलिए हमको कहा जाता है कि हम इसका यूज़ अच्छे तरीके से करें, एफिशिएंटली करें, इसको वेस्ट ना करें। ठीक है। अब इसमें एक एग्ज़ाम्पल हम और भी ले सकते हैं कि ह्यूमंस, एक इसका एग्ज़ाम्पल वर्ल्ड लेवल पे आ सकता है, जैसे कि साउथ अफ्रीका की एक सिटी है केप टाउन सिटी, उसको थोड़े ही टाइम में एज अ फर्स्ट सिटी उसको काउंट कर लिया जाएगा कि जहाँ पे पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि रिसोर्सेज डे बाय डे डिक्रीज़ हो रहे हैं, उनकी यूटिलाइजेशन अच्छे से की जाए। ठीक है। देन थर्ड पॉइंट इज़ लेबर शॉर्टेजेस। तो एज अ बिजनेसमैन हमको लेबर की शॉर्टेज ऑलवेज आती रहती है। समटाइम्स हमको स्किल लेबर नहीं मिलती है। अगर हमारा जो काम है बिज़नेस का, उसमें जो हमको मैन पावर चाहिए, जो काम करने वाले बंदे चाहिए, वो स्किलफुल चाहिए, अगर वो अच्छे तरीके से स्किल्ड नहीं है तो भी हमको प्रॉब्लम आती है। या समटाइम्स ऐसी सिचुएशन होती है लेबर हमको मिलती ही नहीं है काम करवाने के लिए। तो दैट इज़ द बिगेस्ट इशू। इसमें उन्होंने एग्जांपल दिया है कि इन दी पोस्ट वॉर पीरियड द यूके एक्सपीरियंस लेबर शॉर्टेजेस इन सफिशेंट वर्कर्स टू फिल जॉब्स सच एज बस ड्राइवर्स। तो एट दैट टाइम उनको क्या प्रॉब्लम आई, जब वॉर के बाद वाला जो टाइम पीरियड था उनको बस ड्राइवर्स की प्रॉब्लम आई, क्योंकि जो बस ड्राइवर्स थे जो लोग थे वो उन स्किल्स को मैच नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उनको इस तरीके की लेबर शॉर्टेज हुई उस टाइम पे। ठीक है। एंड द लास्ट एग्जांपल इज़ हेल्थ केयर शॉर्टेजेस। तो आपको पता ही है हेल्थ केयर की भी शॉर्टेजेस हैं। जब हमारे पास लिमिटेड सप्लाई ऑफ डॉक्टर्स और हॉस्पिटल बेड्स हो जाते हैं तो उस केस में हम उसको क्या काउंट करते हैं, हेल्थ केयर शॉर्टेजेस। अब एज़ यू नो कि कोविड-19 का सिनेरियो है, इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हमको प्रॉपर अवेलेबिलिटी डॉक्टर्स की चाहिए, डॉक्टर्स की सप्लाई अच्छी हो एंड हॉस्पिटल्स और बेड्स की अच्छी अवेलेबिलिटी हो, तो हम इस चीज़ को मीट कर पाएंगे। अगर हमारे पास ये शॉर्टेज होगी तो ऑब्वियसली हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है और इसका हमको बहुत बड़े लेवल पे नुकसान हो सकता है इसके बेसिस पे। ठीक है। सो ये था हमारा स्कार्सिटी कंसेप्ट। सो विद दिस हमारे ये जो फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं ये ओवर होते हैं और इनके थ्रू बेसिकली हमने आपको यही क्लियर करना था कि जो ये स्मॉल कंसेप्ट्स हैं इनका क्या रोल है एक्चुअली एक बिज़नेस को चलाने में, और एक मैनेजर को इनके अच्छे तरीके से नॉलेज हो तभी वो फर्दर अपने आगे डिसीजंस ले सकता है। ठीक है। देन थैंक यू सो मच बेटा।